तो जहाँ तक बात है इसके स्कोप की, ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एंड व्हाट कंपैरेटिव गवर्नमेंट स्टैंड्स फॉर। तो जहाँ तक इसके सब्जेक्ट के स्कोप की बात है, जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप को हम देखते हैं तो उसमें आता है स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, तो यहाँ आता है। लेकिन जो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स आता है वो कैसे आता है, इसमें वो साइंटिफिक स्टडी भी आती है, इसमें एनालिटिकल स्टडी भी आती है, और इसके अलावा यहाँ एम्पिरिकल स्टडी भी आती है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने स्टडी किया है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम्स हो या गवर्नमेंट्स हो या उनका स्ट्रक्चर हो, उनको स्टडी किया है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो थिंकर्स आए हैं, इसमें उन प्रॉब्लम्स को या पॉलिटिकल, जो भी ये पॉलिटिकल रिलेटेड इश्यूज है, चाहे वो गवर्नमेंट के रिलेटेड है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स है, पावर्स है, डिसीजन मेकिंग है, वो सारा स्टडी किया गया है बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड एज वेल एज एम्पिरिकल मेथड। तो एनालिसिस मतलब वहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है या साइंटिफिक टेक्निक्स यूज की जाती है, तो कहीं पर एम्पिरिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया गया। और एम्पिरिकल मेथड से क्या इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वहाँ चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं, जहाँ चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है दैट इज एम्पिरिकल टेक्निक, दैट इज एम्पिरिकल टेक्निक। इसके अलावा इसके जो नेचर में आता है, इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इट्स बेस्ड ऑन वैल्यू फ्री थ्योरी। तो इसका जो मुद्दा और मकसद रहा है वो यही रहा है कि इन्होंने जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस आए थे, जिसमें फिलोसफिकल हिस्टोरिकल वगैरह आए थे, उसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो थिंकर्स थे उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोचेस को रिजेक्ट किया है और एम्फसाइज और स्ट्रेस किया है साइंटिफिक अप्रोचेस पे, मॉडर्न अप्रोचेस पे, जिनमें सिस्टम अप्रोच आता है, जिनमें डिपेंडेंसी आता है, जिसमें बिहेवियरल आता है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है, ताकि टू प्रोड्यूस टू गिव वैल्यू फ्री थ्योरी, टू गिव वैल्यू फ्री थ्योरी। इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्ट्रेस किया जाता है ऑन द स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलिटिक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उस बात पे भी स्ट्रेस किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अभी तक आपने सुना है कंपैरिजन किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज हो, पॉलिटिकल सिस्टम्स के अलावा पॉलिटिकल फंक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, तो वहां पर स्टडी किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एम्फेसिस दी जाती है, स्ट्रेस दिया जाता है स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम्स के साथ साथ सब सिस्टम्स भी आती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वहाँ पर एलिट्स आती है, वहाँ पर रोल ऑफ रेस, रिलीजन, इसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप्स, एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी में जो एसोसिएशन आती है, इसके अलावा जो बिहेवियर है वो भी स्टडी किया जाता है। तो ये चीज़ें जब स्टडी की जाती है दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये चीज़ें होती है, तो इन पे भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्ट्रेस दिया जाता है। इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो नेचर है उस इट्स बेस्ड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। फॉर एग्जांपल interdisciplinary approach में we are taking aid, we are taking assistance from other subjects as well. For example, we are studying any political problem but we are taking help, assistance from economic background as well in order to solve that very political problem. इसके अलावा political problem के अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो, तो एक सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को हम स्टडी करते हैं इन रिलेशन, इन टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम, इन टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, तो वो होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसके अलावा जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है वो दी गई है, इंपॉर्टेंस हैज ऑलवेज बीन लेड टू बोथ। ठीक है, इनिशियली यहाँ पर स्ट्रेस दिया गया टू स्टडी द डेवलप्ड कंट्रीज, टू स्टडी द यूरोपियन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज, लेकिन विद टाइम आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार या मिड 1950s के दौरान जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप है वो एडवांस हुआ है। कैसे एडवांस हुआ है, क्योंकि इक्वल इंपॉर्टेंस वाज बीइंग गिवन टू द स्टडी ऑफ डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल सब सिस्टम्स, स्ट्रक्चर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, यू आर स्टडिंग ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। बट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्या हुआ है, इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो सिस्टम्स या सब सिस्टम्स या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशंस जो डेवलप्ड कंट्रीज के हों या डेवलपिंग कंट्रीज के हों, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, ये भी इसके नेचर में आता है। इसके अलावा यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो स्टडी होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या आता है और वर्टिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या आता है। जहाँ तक हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात है, हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आ जाती है, फॉर एग्जांपल you are studying the political systems, you are studying the political subsystems, you are studying the political parties, you are studying pressure groups, you are studying civil associations on the part of people in general, unions, student associations, political structures of the governments, but you are studying these very things of nations of the world.
तो बहुत सारे देशों के आप पॉलिटिकल पार्टीज देखते हो, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स देखते हो, पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट या डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल सब सिस्टम्स देखते हो, पॉलिटिकल बिहेवियरलिज्म वहां देखते हो। इसके अलावा आप वहां पर एसोसिएशंस भी देखते हो, पॉलिटिकल सब सिस्टम्स, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल थिंग्स भी देखते हो। तो जब हॉरिजॉन्टल स्टडी आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आप करते हो, तो वहां पर आप सिर्फ एक देश तक नहीं रहते हो, आपकी जो महदूदियत है वो बढ़ जाती है। एक कंट्री को आप स्टडी नहीं कर रहे हो, बट यू आर स्टडीइंग दीज वेरी पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स एंड नॉन पॉलिटिकल थिंग्स और फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जब आप डिफरेंट कंट्रीज को स्टडी करते हो, कंपेरेटिवली आप डिफरेंट कंट्रीज को स्टडी करते हो, दैट मीन्स यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी, द हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। और इन्हीं चीजों को जब आप स्टडी करेंगे, इन्हीं चीजों को जब आप स्टडी करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम आएगा, पॉलिटिकल सब सिस्टम आएगा, नॉन पॉलिटिकल थिंग्स आएंगे, पॉलिटिकल ग्रुप्स आएंगे, प्रेशर ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे, रोल ऑफ पीपल आएगा, सिविल एसोसिएशंस आएंगे, बट ऑफ वन कंट्री। तो जब आप बहुत सारी कंट्रीज का करते हो कंपैरेटिवली ये चीजें स्टडी, दैट मीन्स horizontal comparative study. But when you are taking into consideration these very things of our only single country, of one nation, only one nation, then that is not horizontal, but that is vertical comparative study. That is vertical comparative study. इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है साइंटिफिक थ्योरी बिल्डिंग। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में साइंटिफिक थ्योरी बिल्डिंग अप्रोच कहाँ से आ जाता है? बिकॉज जब आप स्टडी करते हो, साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हो, एनालिटिकल मेथड या एम्पिरिकल मेथड यूज करते हो, तो आप यहाँ पर क्या करते हो? आप जब कंपैरेटिव स्टडी करते हो, आफ्टर मेकिंग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, जब आप डिफरेंट हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी करते हो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स का, डिफरेंट कंट्रीज के सिस्टम्स का, तब वहां पर आप सिमिलरिटीज का कंपैरिजन करते हो और आप वहां पर डिसिमिलरिटीज का भी कंपैरिजन करते हो। उससे क्या होता है? उससे आपको मदद मिल जाती है। किसमें मदद मिल जाती है? इन बिल्डिंग अ साइंटिफिक थ्योरी, इन बिल्डिंग अ वैलिड साइंटिफिक थ्योरी, इन बिल्डिंग अ वैलिड साइंटिफिक थ्योरी। तो नेचर में साइंटिफिक थ्योरी बिल्डिंग भी आ जाती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। इसके अलावा यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आप यूज करते हो जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो, तो कहीं आप सर्वे करते हो, कहीं आप फेस टू फेस किसी का इंटरव्यू करते हो, कहीं आप किसी को लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बाय मेल करते हो और इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर जिसे बोलते हैं, या कहीं पर आप रैंडम सैंपलिंग करते हो, तो या कहीं पर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। तो जब आप इन चीज़ों से फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हो, दैट मीन्स रिसर्च मेथोडोलॉजी यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टू नो द फैक्ट्स, टू नो द रियलिटी, टू नो विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ट। तो ये चीज़ें आप करते हो, तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में आती है जो आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यूज़ करते हो। इसके अलावा विद टाइम, जैसे आपको मैंने बताया है, जब हम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तो थर्ड स्टेज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1900 एंड टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड आफ्टर राइट नाउ, उसको कंसिडर किया जाता है मच सिग्निफिकेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम 1945 और 1950s। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स टुक प्लेस, जिसमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आती है, जिसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर, तो ये सारी चीज़ें, या जिसमें आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी यूज़ करते हो, या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो नए कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं, ये लेटेस्ट जो इसका स्टेज ऑफ ग्रोथ है उसमें ऐड हुआ है। तो ये भी नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो ये आ जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नेचर में। इसके अलावा यहाँ पर जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप है, तो जैसे आपने स्टेज ऑफ ग्रोथ जाने, जैसे आपने नेचर जाना, तो इसी तरह जो स्कोप है वो भी सिमिलरली इन्हीं की तरह है। जैसे हम यहाँ पर स्टडी क्या करते हैं, वी आर स्टडिंग द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, व्हेन वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड अदर थिंग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। लेकिन जब हम एक ही कंट्री का स्ट्रक्चर देखेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कुछ सब सिस्टम्स हो एक ही कंट्री का, तो वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी होती है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। चाहे हम लेजिस्लेचर को स्टडी करें, एग्जीक्यूटिव को स्टडी करें, जुडिशरी को स्टडी करें, डिसीजन मेकिंग पावर, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स या अदर एसोसिएशंस को स्टडी करें, ये सारा आता है किसमें? स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा इसमें आ जाता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फंक्शंस। जब हम अप्रोचेस में जो सिस्टम अप्रोच है उसमें इनपुट्स और आउटपुट्स हम पढ़ते हैं,
तो इसी तरह वो होती है इनपुट्स आउटपुट्स जिसमें आती हैं, वहाँ पॉलिटिकल फंक्शंस भी आते हैं, पॉलिटिकल एज वेल एज गवर्नमेंटल फंक्शंस। तो जो पॉलिटिकल फंक्शंस में आ जाता है उसमें इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या होता है? लोग अपनी ग्रीवेंसेस कहते हैं, अपनी डिमांड्स बताते हैं। जब वो अपनी ग्रीवेंस देते हैं, अपनी डिमांड्स देते हैं, वो होती है पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन। जब उनकी उस डिमांड को पॉलिटिकली यहाँ से अथॉरिटीज इन पावर जो होती है वो उस ग्रीवेंस को, जिसको मैंने पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन में बता दिया, जब यहाँ से उसको पॉजिटिव फीडबैक या जो भी फीडबैक मिलते हैं ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज, ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द पार्ट ऑफ द मैन इन पावर, तो वो होती है पॉलिटिकल एग्रीगेशन, वो होती है पॉलिटिकल एग्रीगेशन। तो चाहे पॉलिटिकल फंक्शन में पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन हो, ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो, इंटरेस्ट एग्रीगेशन हो, या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो, फीडबैक क्या रहता है, गवर्नमेंट ने कौन सा इस ग्रीवेंस पे वहाँ से फीडबैक दिया है, तो अब लोगों का उस फीडबैक पे क्या रुझान रहता है, रेस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट पे क्या लोगों का फीडबैक रहता है, तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के थ्रू वो हो जाता है। इसके अलावा और भी फंक्शन जो स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आती है, जिसमें रूल मेकिंग आती है, रूल एप्लीकेशन आती है, रूल एडजुडिकेशन यानी डिसीजन मेकिंग आती है। रूल मेकिंग काम होता है लेजिस्लेचर्स का, रूल उसके रूल मेकिंग के बाद आ जाती है रूल एप्लीकेशन काम होता है एग्जीक्यूटिव्स का, और रूल एडजुडिकेशन जहां जुडिशियल रिव्यू पावर होता है। व्हेन एनी एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, व्हेन एनी act on the part of legislature and executive being passed by the legislature, being signed by the executive is violating the country's constitution, then that very act will be called invalid by the power of judicial review by judiciary of the country. तो वहां पर वो होती है डिसीजन मेकिंग या रूल एडजुडिकेशन। तो रूल एप्लीकेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, ये सारी चीजें होती है पॉलिटिकल फंक्शंस। तो पॉलिटिकल फंक्शंस भी स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आती है। इसके अलावा हम यहाँ पर स्टडी करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर, हाउ द पीपल आर बिहेविंग, हाउ द लीडरशिप इज बिहेविंग, हाउ द रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन, हाउ द वोटिंग बिहेवियर is taking place here in this very country, how the leaders are behaving when they are busy with their election campaigns, with their manifestos, but how they behave while they are in power. तो पहले वो मैनिफेस्टो के लिए चले जाते हैं, मैनिफेस्टो बताते हैं लोगों को अपनी कैंपेन में, तो उनका बिहेवियर कैसा रहता है। जब वो पावर में आ जाते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा रहता है। तो ये भी हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर भी इसमें आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है, इसमें मॉडर्न अप्रोचेस भी आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, चाहे वो सिस्टम अप्रोच हो, बिहेवियरल अप्रोच हो, पोस्ट बिहेवियरलिज्म हो। इसके अलावा यहाँ पर आता है सिस्टम अप्रोच के अलावा डिपेंडेंसी अप्रोच या न्यू डिपेंडेंसी इसमें आती है, तो वो भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। इसके अलावा जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्कोप है, इसमें हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं, ये हमने इसके नेचर में भी जाना है। तो इसके अलावा यहाँ पर हम पावर के जो पावर का कॉन्सेप्ट है, अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, या पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, या पॉलिटिकल एलिट्स, या अथॉरिटेरियनिज्म, गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानते हैं जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप में आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कुछ और नए जो कॉन्सेप्ट्स है कंटेम्पोररी वर्ल्ड में, ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स जिनको कहा जाता है, जो बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल है, जिनमें ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ क्लाइमेट चेंज आती है, ह्यूमन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट जिसको फेमिनिज्म भी कहा जाता है या वुमेन इमांसिपेशन कहा जाता है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें जो ऐड हुई है ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप में आती है, ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप में आती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप है वो खासा बढ़ चुका है। दैट्स वी कैन से इट इज़ हैविंग अ वेरी ब्रॉडर स्कोप, इट इज़ हैविंग अ वेरी ब्रॉडर स्कोप। तो जहाँ तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फादर की बात है वो एरिस्टोटल है, वो अरिस्टोटल है। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये दोनों आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप और नेचर में। और जहाँ तक रही बात इसमें जो मेथड्स है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए, बहुत सारे मेथड्स है, चाहे वो ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, लेकिन इन जनरल जो 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल एनालिसिस में, जो मेथड्स आते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में, उनमें 3 मेथड्स आते हैं। वन इज़ experimental method, another is statistical method and another is case study method। तो जहाँ तक एक्सपेरिमेंटल की बात है तो वहाँ पर आप लैब में जो भी है आप एक्सपेरिमेंट करते हो,
दूसरा जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है, जिसमें आप सर्वे भी करते हो, तो आपको चीज़ें बिल्कुल जो है क्लियर हो जाती है। और तीसरा आ जाता है केस स्टडी। आप इन पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल, you are studying the voting behavior of the people in J&K with special reference to, या आप देखते हो voting behavior of J&K with special reference to case study of a single district of Kashmir और single district of Jammu। या आप ये देख सकते हो role of civil society or role of intellectuals during COVID-19 in India विथ स्पेशल रेफरेंस टू कैपिटल दैट इज न्यू दिल्ली। तो आप केस स्टडी यहाँ दिल्ली का लेते हो। तो ये कुछ मेथड्स है जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में है। तो जहाँ तक हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात है, जैसे केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में या फिजिक्स या बायोलॉजी के लेबॉर्ट्रीज लैब्स जो होती थी, वहाँ ये एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। तो जहाँ तक एक्सपेरिमेंट की बात है, उसमें आ जाता है जो राइवल एक्सप्लेनेशंस होती हैं, वो एक्सप्लेनेशंस जिनसे आपको लगता है ये उस नेचर की है कि टकराती है आपकी इससे जो आपको चाहिए था, जो आपको रिजल्ट चाहे उससे थोड़ा टकराते हैं। तो आप उनको क्या करते हैं, राइवल एक्सप्लेनेशंस को, आप उन राइवल एक्सप्लेनेशंस को एक्सपेरिमेंटल मेथड में उनको आप एलिमिनेट करते हो, उनको आप एलिमिनेट करते हो थ्रू एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। तो आपका एक्सपेरिमेंट वैसे चला जाता है कि आपको जो लगता है कि आपके रिजल्ट को कुछ चीज़ें इंपैक्ट कर रही है, उन चीज़ों को आप पहले ही थ्रू एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल एलिमिनेट करती हो। और इसी तरह जब आप स्टैटिस्टिकल मेथड में आ जाते हो, तो वहां पर आप एलिमिनेट नहीं करते हो, बल्कि आप देखते हो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहले आप देखते हो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यू आर असेसिंग द नेचर ऑफ द थिंग्स। जो आपको राइवल एक्सप्लेनेशंस आती है, आप उनको जान लेने की कोशिश करते हो, ये वेदर दे आर बेनिफिशियल और वेदर दे आर अगेंस्ट आवर रिजल्ट्स। तो अगर वो आपको सपोर्ट कर रही है, अगर वो आपके रिजल्ट देने में मतलब साबित कदम रहती है, आपको मदद देती है, तो वहां पर आप स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से उनका मतलब उनको कारामद लाते हो, उनको यूज में लाते हो, यूटिलाइज करते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि वो राइवल एक्सप्लेनेशन जिनको आपने एसेस किया है, स्टडी किया है, वैरायटी ऑफ मेथड से, वैरायटी ऑफ जो भी आपने मीन्स यूज किए, उनसे आप उनको राइवल एक्सप्लेनेशन को स्टैटिस्टिकल मेथड में स्टडी करते हो, तब आपको अगर लगता है कि आपके रिजल्ट के खिलाफ जाती है, तो स्टैटिस्टिकल मेथड में, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से आप उनको असेस करते हो। तो वहां पर एक्सपेरिमेंटल मेथड से आप उनको क्या करते थे, आप उनको डायरेक्टली एलिमिनेट करते थे। यहाँ पर आप इनको पहले क्या करते हो, आप स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से इनको पूरी तरह स्टडी करते हो। जब आपको ये मतलब लगे कि आपके रिजल्ट देने में आपकी मदद कर सकती है, तो आप इनको कारामद मतलब यूज में ला सकते हो। इसके अलावा केस स्टडी कहा जाता है। तो जहां तक केस स्टडी की बात है, इसमें जो बिल्कुल आप परमिट करते हो इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ केसेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। आप बहुत सारे आप केसेस को देखते हो, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। केस स्टडी के लिए आपके पास जो ये रिसोर्स होते हैं, यहाँ पर केस स्टडी मेथड में वो रिसोर्सेज आपके पास जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये तीनों मेथड्स में, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल मेथड हो, स्टैटिस्टिकल मेथड हो या केस स्टडी मेथड हो, तो इनमें ये मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप एलिमिनेट करते थे रेवल एक्सप्लेनेशन को, स्टैटिस्टिकल मेथड में आप उसको एसेस करते हो, जानने की कोशिश करते थे, और केस स्टडी मेथड में आप उनको परमिट करते थे। इंटेंसिव एग्जामिनेशन मतलब टेस्टिंग, अच्छी टेस्टिंग के बाद, अच्छे सर्वे मतलब पूरी तरह इंटरव्यू करने के बाद आप उन चीज़ों को परमिट करते थे। लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं केस स्टडी में वो बहुत कम होते हैं। इसीलिए वहाँ पर एक और पॉइंट मैंने बता दिया, जहाँ तक एक्सपेरिमेंट मेथड की बात है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मोस्ट टॉपिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स है, ये ज़रूरी नहीं है आप पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल का कंपैरिजन करें। बहुत सारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप एक्सपेरिमेंटल मेथड में नहीं ला सकते हो। और इसी तरह जो होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसमें जो इंफॉर्मेशन आ जाती है उसमें क्या आ जाता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कलेक्ट एडुकेट इन्फॉर्मेशन इन नंबर ऑफ केसेस। तो बहुत सारे केसेस आपको स्टैटिस्टिकल मेथड में ऐसे आ जाते हैं कि उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है। क्यों नहीं मिलती आपको इन्फॉर्मेशन उनमें? क्योंकि आपके पास ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसके लिए आपने टाइम बाउंड रहना होता है। जब आप टाइम बाउंड रहते हो और आपके पास रिसोर्सेज भी उसी टाइम तक रहते हैं, महदूद रहते हैं, लिमिट रहते हैं, तो उस टाइम तक आपके पास जो बहुत सारे केसेस होते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है सब चीज़ों के बारे में एडुकेट इन्फॉर्मेशन हासिल करना स्टैटिस्टिकल मेथड में। तो ये इसका हम कहते हैं, ये इसका डिमेरिट है। इसके अलावा जो केस स्टडी मेथड है, केस स्टडी में आ जाता है
जो केस स्टडी में आप स्टडी करते हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा आप स्टडी करते हो, लेकिन जहाँ तक थ्योरी बिल्डिंग की बात होती है, बिल्डिंग का थ्योरी जो वहाँ पर होती है उसके चांसेस कम रहते हैं एज कम्पेयर टू द स्टडी ऑफ द केसेस। तो केस स्टडी मेथड में आप केसेस को ज़्यादा पढ़ते हो, केस स्टडी आप ज़्यादा करते हो रादर देन बिल्डिंग अ थ्योरी, रादर देन बिल्डिंग अ थ्योरी। हाँ, आप बिल्ड करते हो थ्योरी, लेकिन एज कम्पेयर टू द स्टडी ऑफ द केसेस थ्योरी बिल्डिंग वहाँ पर कम रहती है। तो ये तीन मेथड्स आ जाते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, एक्सपेरिमेंटल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड और केस स्टडी मेथड। तो इसके अलावा हमने जाना नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें तीसरा स्टेज बड़ा अहम है। वो जहाँ तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात है, इसमें इसका जो फादर है वो एरिस्टोटल है। और जहाँ तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ओरिजिन की बात है, अगर ओरिजिन की बात होगी तो वहाँ पर यूरोपियन कॉन्टिनेंट से इसका ओरिजिन आया है, और धीरे धीरे जो इसका ओरिजिन है वो यूरोप से बाहर आ गया, और इसका जो स्कोप है वो बढ़ता गया यूरोप से एक्सटेंड होके अदर कॉन्टिनेंट्स में। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एज वेल एज इट्स नेचर एंड स्कोप। And from tomorrow onwards, we will study about various systems, whether that is authoritarian or whether that is democratic or any other.